Good morning, students. I hope you all are very well. And my previous lecture, you must to see and feel the poetry of Faiz Ahmad Faiz and also Amrita Pritam. And I hope you all are feel the pain of partition, the pain of Sadar Hasan Manto, the pain of Tomba Tek Singh. Students, it is not a story, it is a great misery. ये एक बहुत बड़ा दुख रहा, ये एक बहुत बड़ी तकलीफ रही जिसे हिंदुस्तान के उन लोगों ने भोगा जिनका कोई दोष नहीं था, हिंदुस्तान के उन लोगों ने झेला जिनका कोई पाप नहीं था। सत्ता दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को मिली, लेकिन उसका जो दंश भोगना पड़ा वो दूर कहीं पंजाब और बंगाल में बैठे साधारण लोगों को मिला। पंजाब और बंगाल इसलिए क्योंकि भारत का जो बंटवारा हुआ वो इन्हीं प्रांतों का बंटवारा था, वो इन्हीं स्टेट्स का बंटवारा था। किन बिहाफ पे ये बंटवारा हुआ, क्या रीजन रहे बंटवारे के पीछे, तो पीछे के लेक्चर्स में हमने इसके बेस को क्लियर किया। हमने आपको फैज़ को पढ़ने को बोला, मंटो के बारे में बताया, अमृता प्रीतम के बारे में बताया, और उसी के आलोक में, उसी के विज़न में अब हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि जो पार्टीशन से डिस्प्लेसमेंट हुआ और रिहेबिलिटेशन हुआ वो कैसा था और क्या था। क्योंकि किताबों की एक मर्यादा होती है, सिलेबस की एक मर्यादा होती है, एग्जामिनेशन की एक मर्यादा होती है, लेकिन नॉलेज किसी मर्यादा में नहीं रहता, ज्ञान किसी मर्यादा में नहीं रहता। वो समुद्र सा उच्छृंखल है, उसे आप बांध नहीं सकते हो। वो आकाश की तरह विराट है, उसका कोई और चोर और छोर नहीं है। अब चूंकि कोरोना की वजह से हम लोगों को क्लास ऑनलाइन पढ़ाना पड़ता है, तो हम बहुत चीज़ों को सीमित करके आपको बताते हैं, क्योंकि वीडियो की और डिस्टेंस लर्निंग की एक अपनी सीमा है, उस सीमा को हम पार नहीं कर सकते। फिर भी मैं गागर में सागर भरने का प्रयास करता हूँ, आपके सारे शंकाओं को भी समाधानित करता हूँ, और ये भी ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के करिकुलम को भी हम पूरा करते रहें। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम ज्ञान के उस छोर को भी टच करने का प्रयास करेंगे और उसके साथ साथ एनसीईआरटी के करिकुलम को भी पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसा है जो बड़ा विषादग्रस्त है, जो अपने अंदर इतिहास के तमाम चीज़ों को समेटे हुए है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक टॉपिक कम से कम 2 से 3 क्लास तक चलाया जा सकता है, क्योंकि हमें भी अपनी सीमाओं और मर्यादाओं को देखना है। तो हम इसको ज़रूरी चीज़ों को समेटते हुए आगे बढ़ेंगे और आपके करिकुलम को भरसक प्रयास करेंगे कि वो पूरा हो, और आपके ज्ञान को भी प्रयास करेंगे, आपके इन चैप्टर्स के बीच उठने वाले प्रश्नों को भी समाधित करने का प्रयास करेंगे। तो 14 और 15 अगस्त की रात सर रेडक्लिफ माउंटबेटन एक टेबल पे बैठ कर के एक 7000 साल पुराने देश को, एक ऐसे देश को जो कहती है कि सबसे पहले हमारे यहाँ सभ्यता आई, एक ऐसा देश जो विश्व को ज्ञान का राह दिखाया, एक ऐसा देश जिसकी संस्कृति को पुरातन संस्कृति माना जाता है,
उस देश को एक लकड़ी के टेबल पे बैठ करके विभाजित किया, रेडक्लिफ ने और लॉर्ड माउंटबेटन ने। इसके पीछे क्या परिस्थितियां थी आपने तो पढ़ लिया कि 14 अगस्त 15 अगस्त की रात सुबह हम आज़ादी के गीत गाए, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और शायद वीर सावरकर न रहते तो आपको ये भी नहीं पता चल पाता कि हमने आज़ादी की लड़ाई उसके 90 साल पहले लड़नी ही शुरू कर दी थी। 1857 की क्रांति थी। और शायद सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं रहती तो आपको ये भी नहीं पता चलता कि वुमन ओरिएंटेशन क्या होता है, वुमन एम्पावरमेंट क्या होता है। हम तब शायद यही जानते कि छपाक जैसी फिल्म बना करके एक महिला वुमन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रही है। आमिर खान 2 कुश्ती लड़ने वाली महिलाओं के ऊपर फिल्म बना दिए तो ये वुमन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आमिर खान का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बबीता फोगाट ने अभी एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट पे थोड़ा सा विवाद हुआ, मुझे उसमें कुछ विवादित नहीं लगा। और एक सोशल मीडिया पे एक पूरा का पूरा कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा चला कि बबीता फोगाट को जानता कौन था, वो तो आमिर खान है जिन्होंने इनको हिट करा दिया। तो हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा बातें हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन देश काल समाज की सामाजिक परिस्थितियों को भी से भी आपको अवगत कराना जरूरी है। तो ये भी जानते रहिए कि वो बबीता फोगाट, गीता फोगाट, महावीर फोगाट जिन्होंने देश के लिए इतना मेडल जीता, देश का नाम रोशन किया, और भारत की बहुत बड़ी जनता, बहुत बड़ी आबादी उनको ये कह रही है कि बबीता फोगाट को जानता कौन है। अगर आमिर खान ने उसमें फिल्म नहीं बनाया था तो उनको कोई नहीं जानता। और मैंने आपको ये एक मुद्दा दिया है, आप इसको सर्च करिएगा कि ऐसा क्यों कहा गया, काहे कहा गया। और जो वुमन एम्पावरमेंट का जो एक ढकोसला चलता है हमारे समाज में, वो एम्पावरमेंट 1857 की क्रांति में आ चुका था। और सिर्फ 1857 की क्रांति में नहीं, उसके बहुत पहले से वो एम्पावरमेंट आ चुका था। हम कहाँ कैसे कैसे इन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, समय हमारे पास कम है, तो फिलहाल हम 57 तक की बातों को बता रहे हैं। चूँकि हमको विभाजन के टॉपिक को पकड़े रखना है, इसलिए हम 57 तक की क्रांति की बातें कर रहे हैं। वरना अंग्रेजों ने इसके पीछे एक पूरा षड्यंत्र रख दिया था कि ये आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये एक सैनिक विद्रोह था। उसे मेरठ तक बांध के रख दिया था। जबकि हमारे अपनी काशी की बेटी मन्नू मणिकर्णिका, सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनसे परिचय कराया। खास करके मेरा परिचय तो उन्होंने ही कराया। हम लोग छोटे थे और एक किताब थी हमारी माताजी ने हम लोगों के लिए खरीदा था, उसमें एक बड़ी अच्छी कविता थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये लड़ाई किससे हुई थी? क्या झांसी की रानी सैनिक थी? ये प्रश्न आज नेपथ्य में चले गए हैं। चश्मा लगा करके बिहारी टोन में कुछ एंकर आते हैं जो अपने आप को देश और समाज की आवाज़ कहते हैं, जो कहते हैं कि हम मुख्य धारा से अलग हैं, जो लोगों को भड़काते हैं। मैं डायरेक्ट ये कहता हूँ कि वो भड़काते हैं और वो कहते हैं कि देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये नेता कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, और बड़ी चालाकी से चीज़ों को मिसगाइड कर जाते हैं। ऐसे लोगों से भी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आखिर में जिन लोगों का समर्थन वो करते हैं, उन लोगों ने इतिहास को लिखा, 70 साल से लिखते आए हैं, और इस 70 सालों में जो हमारे इतिहास के मेन हीरो थे वो धीरे धीरे नेपथ्य में क्यों जा रहे हैं? और विभाजन की त्रासदी यहीं से शुरू होती है। 57 के बाद कांग्रेस की स्थापना होती है। ए.ओ. ह्यूम ने उसकी स्थापना की, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। वो कांग्रेस आज तक चल रही है, आज भी चल रही है। और यही कांग्रेस 47 में इस चीज़ पे राजी हो जाती है कि जो भारत देश है उसके 2 टुकड़े
कर दिए जाएं, एक टुकड़ा पाकिस्तान का, दूसरा टुकड़ा हिंदुस्तान का, और इसका बेस बनेगा धर्म, धार्मिक बहुसंख्यक जो धर्म के लोग, और इसमें सारे धर्म नहीं आए थे, 2 धर्म, हिंदू और मुसलमान। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी जहां आज पाकिस्तान है वहां के लोगों ने नहीं मांगी थी। आज़ादी आज जहां बांग्लादेश है वहां के लोगों ने नहीं मांगी थी। आज़ादी का कॉन्सेप्ट वहां पैदा ही नहीं हुआ था, वहां कोई मास मूवमेंट चला ही नहीं था, वहां की जनता ने आज़ादी मांगी ही नहीं थी। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने और वहाँ के कुछ प्रोफेसर ने आज़ादी का मूवमेंट चलाया। जिन्ना ने इसे कैच किया और धीरे धीरे ये जहर एक धर्म विशेष के लोगों के अंदर फैलता चला गया, जिसके बाद जब आज़ादी मिलने की बात आई तो उन्होंने कहा कि आज़ादी तभी पूरी ये हो सकती है जब हमें एक अलग मुल्क बना करके दे दिया जाए। और उसके पीछे आगे चलते के बाद यह तय किया गया कि जहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा है धर्म के आधार पे, वहाँ पे पाकिस्तान बनेगा। तो 2 जगहों पे सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी थी। एक तरफ पंजाब जो पश्चिमोत्तर प्रांत थे पंजाब से लगते हुए जहाँ पाकिस्तान है, और दूसरी तरफ जो पूर्वी भारत है बांग्लादेश से सटा हुआ वो एरिया। ये दोनों एरिया मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा था, जिसकी वजह से यहाँ पे बंटवारा हुआ और ये पाकिस्तान बन गया। इस तरीके से ये पहली प्रक्रिया थी बंटवारे की। अब इसके बाद एक चीज़ और निकल करके आई कि जिन जगहों को ये बांटना चाहते हैं, क्या वहाँ के लोग खुद बंटना चाहते हैं? खासकर पश्चिमोत्तर प्रांत को अगर देखें तो वहाँ पे सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने इसका बड़ा विरोध किया कि नहीं, हम इस बंटवारे को नहीं मानते, हम हिंदुस्तान में ही रहना चाहते हैं। जो कि उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, जिन्ना की आवाज़ को उभारा गया, तो ये देश बटा, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को इम्प्लीमेंट किया गया। तीसरी बात ये थी कि जिन जगहों को बांटा गया जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो ऐसा नहीं था कि वहाँ सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वहाँ हिंदू आबादी भी थी, तो उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, उनका वो कैसे रहेंगे, एक प्रश्न ये भी उठा। और ये प्रश्न नहीं रह गया, क्योंकि कुछ लोगों को आज़ादी नहीं, प्रधानमंत्री और सत्ता पाने की बहुत जल्दी थी। उन लोगों के बारे में सोचा ही नहीं गया कि जो उस बहुसंख्यक क्षेत्र में रह जाएंगे और रातों रात अपने ही देश में विदेशी हो जाएंगे, अगर उनके साथ कुछ गलत व्यवहार होगा तो उसके लिए कौन सा संविधान जिम्मेदार होगा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेदार होगा, कौन सा कानून जिम्मेदार होगा, उनकी सुरक्षा कौन करेगा। हम गाना गाते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गाना इसलिए गाते हैं ताकि इस गाने के पीछे ये प्रश्न छुप जाए, कोई ये प्रश्न न पूछे। 14, 15 अगस्त, 26 जनवरी को भारत माता की जय के नारे इसलिए लगाते हैं ताकि हम भूल जाएं कि जिस भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं उनके बच्चे उसी 15 अगस्त 1947 की रात को कत्ल कर दिए गए। जिन जगहों पे वो साहूकार थे, सेठ थे, रातों रात उनके मकानों को लूट लिया गया, उनके अपने दुकानों को जलाया भी नहीं गया, वहीं पे उनकी कत्ल कर दी गई और उन दुकानों को कब्जे में रख लिया गया। ये प्रश्न अनुत्तरित रह गए।
तो हमने कहा ना कि ये जो टॉपिक है ये बड़ा मर्मस्पर्शी टॉपिक है, इसे यूं ही नहीं पढ़ा जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट स्टेयर, ये पहली सीढ़ी है जहाँ से आप अब एक नई दुनिया में कदम रख रहे हो। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप आगे की कक्षाओं में ग्रेजुएशन में जाकर के पढ़ो तो ये प्रश्न आपके दिमाग में घूमते रहें और आप सोचें कि आज़ादी सिर्फ जश्न मनाने के लिए थी या उस आज़ादी के पीछे बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, वो कुर्बानियों को नोटिफाई क्यों नहीं किया गया, उन कुर्बानियों के बारे में बताया क्यों नहीं गया। और इन प्रश्नों का उत्तर आप आगे के कक्षाओं में, ग्रेजुएशन में, पीजी में, रिसर्च में ढूंढें, समाज में ढूंढें, क्योंकि ये भी अपने आप में एक फैक्ट है कि जब आप प्रधानमंत्री के पद की शपथ लिए जा रहे थे तो उसी समय बहुत सारे मकान, ज़मीन, जायदाद छीने जा रहे थे, जलाए जा रहे थे। ये भी अपने आप में एक फैक्ट है। अब चूंकि वो आबादी वहाँ पे सुरक्षित थी नहीं, तो बहुत सारे लोगों को अपने निवास को छोड़ करके वहाँ से मूव करना पड़ गया। वो दोनों धार्मिक समुदाय थे, मैं किसी एक धार्मिक समुदाय के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हिंदू को पाकिस्तान से मूव करना पड़ा तो वो तकलीफ देह था, और अगर मुस्लिम को हिंदुस्तान से मूव करना पड़ा तो उतना तकलीफ देह वो भी था। ये मैं कोई धार्मिक तौर पे पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ हिंदुओं को मारा गया, मरे दोनों लोग थे। मुसलमानों को ही मारा गया, और मुसलमानों को मारा गया तो वो भी गलत, और हिंदुओं को मारा गया तो वो भी गलत। मैं प्रश्न उस तख्त नसी से पूछ रहा हूँ कि मारा ही क्यों गया, ये कत्लेआम ही क्यों हुआ, ये प्रश्न। तो आबादी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर मजबूर हुई, और अब तक के मानव इतिहास का ये सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट था, सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। आप अपने बुक में देख सकते हैं कि शरणार्थियों से भरा एक ट्रेन है 1947 में। आप देखिए उसमें एक नीचे बैठने का जगह नहीं है, और ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं। तो और कॉलम में सादत हसन मंटो का एक जिक्र है, उनकी एक कहानी से लिखा हुआ एक कोट है। मंटो की कहानी कसने नफ्सी का हिंदी रूपांतरण है, तो इंग्लिश में ये लिखा हुआ है। मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको सुना देता हूँ। और इंग्लिश ट्रांसलेशन इंग्लिश में तो ये है ही, हॉस्पिटलिटी डिलेड, राइटर्स ब्रॉट टू द रनिंग अ ट्रेन टू halt, people belonging to other community were pulled out, slaughtered with sword and bullets. The remaining passengers were treated to halwa, fruits and milk. The chief organizers said, brothers and sisters, news of this train's arrival was delayed. That is why we have not been able to entertain you lavishly in way we wanted to. और इसको हिंदी में हम आपको बता रहे हैं। तो दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया, गैर मजहब के लोगों को खींच के निकाला और तलवार तथा गोली से मौत के घाट उतार दिया। बाकी यात्रियों को हलवा, फल और दूध दिया। आयोजकों के मुखिया ने कहा कि बहनों भाइयों, ट्रेन के आने की खबर देर से मिली, इस कारण हम आपका स्वागत पुरजोर तरीके से नहीं कर सके जैसा कि आप सब चाहते हैं। दो चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, गैर मजहब के लोगों को मारा, बाकी लोगों को फल, दूध और हलवा दिया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहुत कालिमा छुपी हुई है इसके पीछे, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कभी, कौन मरा, कैसे मारा, किसने मरवाया, कहाँ मरवाया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक पे हम
कल डिस्कशन करेंगे। थैंक्स।